हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुप्स क्या होता है, ये क्यों आया, कैसे आया, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, किसने इसको खोजा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारे के सारे डाउट जरूर क्लियर होगा, ये मेरा दावा है। देखिए, 1901 से पहले दुनिया में ये अवधारणा था कि जितने भी मनुष्य है दुनिया में, सबका ब्लड एक जैसा होता है। इसी वजह से जब कोई व्यक्ति इंजरी हो जाता था, घायल हो जाता था, तो एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता था। यानी अगर किसी व्यक्ति को अगर ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो किसी व्यक्ति का ब्लड उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता था। लेकिन यह देखा गया कि जब ब्लड चढ़ाया जाता था तो कई लोगों को डेथ हो जाता था। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ब्लड उस व्यक्ति को सूट नहीं करता था दूसरे व्यक्ति का। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जो जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सबका ब्लड एक जैसा हो। उस समय एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जो हेमेटोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ये उस समय के बहुत ही बड़े हेमेटोलॉजिस्ट थे, यानी रक्त वैज्ञानिक थे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं ब्लड पार्ट 1 में कि हेमेटोलॉजी और हेमेटोलॉजिस्ट क्या होता है। हेमेटोलॉजी रक्त विज्ञान होता है और हेमेटोलॉजिस्ट जो रक्त विज्ञान का अध्ययन करते हैं वो होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 तो प्लीज उसको जरूर देख ले। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो थे उस समय के बहुत ही बड़े रक्त वैज्ञानिक थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया जब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में सूट नहीं करता है, यानी उसका डेथ हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति का ब्लड एक जैसा हो। अब ये जो वैज्ञानिक हैं ये अपने काम में लग गए, ये खोजने की कोशिश करने लगे कि क्या हो सकता है डिफरेंस, किस वजह से एक दूसरे का ब्लड अलग होता है, उसके अध्ययन में ये जुट गए। और क्या हुआ कि 1901 में इनको बहुत बड़ा कामयाबी मिलता है। अब ये क्या कामयाबी मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड पार्ट 1 वाला वीडियो आप लोग जरूर देख ले, उसमें मैंने पूरी तरह से बताया हूं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, ब्लड में क्या क्या होता है। तो देखिए इनको क्या बहुत बड़ा कामयाबी मिला कि ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है और रुधिराणु यानी ब्लड सेल्स होता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। जब लैंडस्टीनर ने गहन अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ब्लड का जो एक पार्ट है प्लाज्मा, इसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज होता है। दो तरह के एंटीबॉडीज होता है, तो उसको इन्होंने नाम दिया एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ये दो चीज उनको प्लाज्मा से मिला। दूसरा, इन्होंने रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी में इनको एक बहुत बड़ा कामयाबी मिला कि आरबीसी के अंदर इनको जो है दो तरह के एंटीजन मिला। अब एंटीजन जो मिला उसको इन्होंने नाम दिया एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब लैंडस्टीनर ने इसी को आधार मानकर ब्लड का ग्रुपिंग कर दिया, यानी एक तो एंटीबॉडी और दूसरा एंटीजन। तो इन्होंने रेड ब्लड सेल में जो एंटीजन होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, इन्होंने कई सारे ब्लड का सैंपल लिया, सब में देखा कुछ में एंटीजन ए था, कुछ में एंटीजन बी था और कुछ में दोनों तरह का एंटीजन पाया गया था। और एंटीबॉडी के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ। तो इसी को आधार मानकर इन्होंने ब्लड का ग्रुपिंग कर दिया। अब कैसे ग्रुपिंग किया वो हम देखते हैं। देखिए, लैंडस्टीनर ने कई तरह के ब्लड का जब सैंपल लेने के बाद इन्होंने देखा कि किस में एंटीजन है और किस में एंटीबॉडी है, किस तरह का एंटीजन है और किस तरह का एंटीबॉडी है। पहले इन्होंने ब्लड का ग्रुपिंग कर दिया ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी, उसके बाद ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। अब यहां पे देखिए
जिसमें एंटीजन ए होगा उस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी होगा। इन्होंने जब ब्लड का स्टडी किया सैंपल लेने के बाद, तो उन्होंने देखा जिस सैंपल में इन्होंने एंटीजन ए देखा उसमें एंटीबॉडी बी देखा, यानी एंटीजन ए के साथ हमेशा एंटीबॉडी बी होगा। उसके बाद कुछ सैंपल में इन्होंने देखा कि एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। उसके बाद कुछ सैंपल में इन्होंने देखा कि एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, और देखा इसके अंदर एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं है। फिर कुछ सैंपल इन्होंने लिया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी ए और बी दोनों हैं। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी। उसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ में एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीजन जीरो, तो यानी ब्लड ग्रुप ओ जीरो की तरह दिखता है, तो इसलिए इसको ब्लड ग्रुप ओ कर दिया, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन जीरो है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ब्लड का जो ग्रुपिंग हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, एंटीजन कहां पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी के अंदर। एंटीबॉडी कहां पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। कौन से ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब देखिए एंटीजन ए और एंटीजन बी, इसका कुछ शेप है, यहां पे आप देख सकते हैं एंटीजन ए का राउंड शेप है। अब यहाँ पे आप एंटीजन बी में आप देख सकते हैं कुछ ट्रायंगुलर टाइप शेप आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीजन ए है और यहाँ पे एंटीबॉडी ए है। अगर किसी ब्लड सैंपल में अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए होगा तो क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप शेप, एंटीजन ए का शेप यहाँ पे राउंड देख सकते हैं और एंटीबॉडी ए का शेप यहाँ पे देख सकते हैं राउंड है। ये दोनों जाके क्या होगा, इसके अंदर फंस जाएगा। तो यानी प्लाज्मा में एंटीबॉडी है और एंटीजन उस पे तैरता रहता है, तो एंटीबॉडी में ये फंस जाएगा तो तैरना बंद कर देगा। तो इसी वजह से कभी भी एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ नहीं होता है, इसीलिए एंटीबॉडी बी होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका एंटीबॉडी ए का शेप, यहाँ पे ये राउंड जाएगा तो फंसेगा नहीं। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, जैसे यहाँ पे एंटीजन बी है और अगर एंटीबॉडी अगर बी हो गया तो क्या होगा कि इन दोनों का जो शेप है लगभग में सेम है। ये एंटीजन जो है एंटीबॉडी बी में जाके बिल्कुल अटैच हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। तो इस वजह से हमेशा अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में लॉक नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये है एंटीबॉडी और यहाँ पे कई सारे एंटीजन दिख रहा होगा, ये अलग अलग शेप में। अगर एंटीजन अगर इस एंटीबॉडी में जाएगा तो सेम है दोनों का शेप लगभग में, और ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा, इस वजह से ये नहीं होगा। तो इस तरह से लैंड स्टीनर को इस ब्लड ग्रुप में बहुत ही बड़ा कामयाबी मिला। तो इस तरह का जो ब्लड ग्रुपिंग का जो सिस्टम है इसको एबीओ सिस्टम कहा जाता है, एबीओ सिस्टम। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था। कब किया था, 1901 में किया था। इसमें किस तरह से किया था, तो इन्होंने रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी से इन्हें क्या मिला था,
एंटीजन मिला और प्लाज्मा से इन्हें क्या मिला, एंटीबॉडी मिला। तो ब्लड ग्रुप का जो ग्रुपिंग किया गया है किसके आधार पे किया गया, तो एंटीजन के आधार पे। जो रेड ब्लड सेल के अंदर एंटीजन होता है उसके आधार पे। कितने तरह का एंटीजन, 2 तरह का एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए मीन्स कोई एंटीजन नहीं होगा इसके अंदर। ब्लड ग्रुप ए मीन्स एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप बी यानी एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए बी यानी एंटीजन ए बी। यानी एंटीजन के आधार पे 4 तरह के ब्लड ग्रुप होता है एबीओ सिस्टम के अंदर। तो अब कुछ राहत मिल गया दुनिया को, जब ये ब्लड ग्रुप आया तो थोड़ा सा राहत मिला। पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। ये थोड़ा सा अभी इनको कामयाबी मिला है, लेकिन बहुत बड़ा कामयाबी इनको मिला है। अब देखिए, एक व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है श्याम। एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाएगा। अब आप ये बताइए, क्या ब्लड ग्रुप ए वाले इसको ब्लड ग्रुप बी वाले यानी राम श्याम को ब्लड दे रहा है या श्याम राम को ब्लड दे रहा है, ये कौन सा ठीक होगा? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि राम का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। यहां पे आप देख सकते हैं श्याम का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। तो ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब एंटीजन इसके पास ए टाइप का है, और ए बी है तो इसका मतलब इसके पास दोनों तरह का एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो कौन किसको देगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि राम श्याम को ब्लड दे रहा है, वो ठीक होगा। यानी इसका मतलब सही ब्लड चढ़ाया जा रहा है। क्यों? यहां पे आप देखिए, यहां पे 2 तरह का एंटीजन है। अगर ब्लड ग्रुप ए इसके अंदर चला जाएगा तो ये कहेगा ठीक है भाई, मेरे पास एंटीजन ए है, तुम भी आ जाओ इस एंटीजन के साथ रह लेना। लेकिन अगर श्याम का ब्लड राम में अगर चढ़ाया जाएगा तो इसके पास एंटीजन ए और बी दोनों हैं, लेकिन ए के पास एंटीजन ए है राम के पास। अब यहां पे एंटीजन अगर बी आ जाएगा एक्स्ट्रा तो ब्लड ग्रुप ए कहेगा नहीं भाई, मेरे पास बी एंटीजन रखने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं नहीं ले सकता हूं, मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से ए बी ब्लड ग्रुप जो है ए वाले को यानी श्याम का ब्लड ग्रुप राम को नहीं चढ़ेगा। तो राइट वे ये होगा, इसका ब्लड ग्रुप यानी राम का ब्लड ग्रुप श्याम में चढ़ाया जा सकता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। अब देख सकते हैं कौन डोनर होगा, कौन एक्सेप्टर होगा। जैसे यहां पे ब्लड ग्रुप ओ, अब ब्लड ग्रुप ओ किसको ब्लड दे सकता है? ब्लड ग्रुप ओ एक तो अपने स्वयं वाले ब्लड ग्रुप को भी ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, यानी इसको दे सकता है। क्यों दे सकता है? अब ग्रुप ओ वाले को कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ए कहेगा ठीक है, कोई एंटीजन ही नहीं है तुम्हारे पास, आ जाओ मेरे पास अपना तो एंटीजन है। तो ये कहेगा इसमें आ जाओ, तो ए को भी दे देगा। अब बी को भी ये दे देगा, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा। यानी वो सबको ब्लड दे सकता है। तो इसलिए ब्लड ओ ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। अब यहां पे देख सकते हैं ब्लड ए किसको दे सकता है, ए ग्रुप वाले किस किस को ब्लड दे सकता है, यानी कौन कौन से ग्रुप वाले को दे सकता है। ओ वाले को दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है और ओ में एंटीजन ए नहीं है। यानी अगर जो जिसको देगा उसमें इस तरह का एंटीजन होना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन ए है वो ओ में नहीं है, इसलिए ओ को नहीं दे सकता है।
ये अपने स्वयं वाले ग्रुप को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। बी वाले को दे सकता है, बी वाले को नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए में एंटीजन ए है और बी में एंटीजन बी है, दोनों का एंटीजन अलग है, इस वजह से ये इसको नहीं दे सकता है। ए बी को दे सकता है तो ए बी को ये दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि इसमें एंटीजन ए है और बी में भी एंटीजन ए है, तो ये दे देगा। अब ए बी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ए बी किस किस को दे सकता है? ए बी किसी को नहीं देगा, वो सिर्फ अपने जैसे ब्लड ग्रुप वाले को ही देगा। तो यानी ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी ये ए बी सबसे तो ब्लड ले लेगा लेकिन देगा किसी को नहीं, सिर्फ अपने ही ग्रुप वाले को देगा। ओ वाले जो होता है वो सबको ब्लड दे देगा लेकिन लेगा वो सिर्फ अपने जैसे वाले से, यानी ओ वाले से ही ये ले सकता है। अब क्या हुआ, जैसे लैंड एस्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम बनाया था तो उससे कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, पूरी तरह से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ था, क्योंकि जो ब्लड सिस्टम है यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से ब्लड का डोनेशन किया जा रहा था, जैसे कि लैंड एस्टीनर ने जो ग्रुपिंग किया था उस ढंग से भी अगर ब्लड का डोनेट किया जा रहा था, यानी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा था उसी ग्रुपिंग करके सही तरीके से, फिर भी लोगों का डेथ नहीं रुक रहा था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस ब्लड ग्रुपिंग के अंदर पूरी तरह से कामयाबी हासिल नहीं हुआ था, यानी जो ब्लड चढ़ाया जा रहा था वो एक तरह से सेम तरह का ब्लड नहीं हो रहा था, यानी मैच नहीं कर रहा था। तो इस तरह इन पे काफी दिन हो चुका था, यानी अब बात है 1940 की बात है। अब उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, कई सारे लोग डेथ हो रहे थे, घायल हो रहे थे। तो कई सारे साइंटिस्ट पे ये कहा गया कि प्लीज किसी न किसी तरह से ये ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम को थोड़ा सा अच्छा बनाइए, जिससे कि एक दूसरे का जो ब्लड चढ़ाया जाए वो मैच कर जाए और आदमी का डेथ को रोका जाए। तो उस समय सबसे जो बड़े साइंटिस्ट थे कार्ल लैंड एस्टीनर, इन्होंने ही ब्लड ग्रुप के सिस्टम पे काम किया था और ये काफी बूढ़े हो चुके थे 1940 के आसपास। उस समय एक और साइंटिस्ट थे जो कि हेमेटोलॉजिस्ट थे, रक्त विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर एस विनर। ये अमेरिका के थे और ये भी अमेरिका में ही रहते थे। अब उस समय इनसे कहा गया कि जल्दी से जल्दी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को थोड़ा सा अच्छा कीजिए, जिससे कि इंसान को जो अनंत मौत हो रहा है उसको रोका जाए। तो चूंकि लैंड एस्टीनर जो थे वो रक्त विज्ञान पे अध्ययन कर चुके थे, अच्छी तरह से ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पे अध्ययन कर चुके थे, तो इन्हीं के गाइडेंस में इनको कहा काम करने के लिए, क्योंकि ये उस समय 70 प्लस हो चुके थे, इनका जो एज था 70 प्लस हो चुका था और ये नया साइंटिस्ट था। तो इनके मार्गदर्शन में, लैंड एस्टीनर के मार्गदर्शन में ये काम कर रहे थे ब्लड ग्रुप पे। तो लैंड एस्टीनर ने कहा कि देखो ब्लड ग्रुपिंग का जो सिस्टम है, कुछ ना कुछ तुम्हें जो कामयाबी मिलेगा वो किस में मिलेगा? आरबीसी के अंदर ही मिलेगा, यानी रेड ब्लड सेल में ही खोजो, कुछ ना कुछ वहीं पे मिलेगा। तो इसी तरह से ये लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी दौरान इन्होंने रीसस प्रजाति का एक बंदर, अब इस बंदर का इन्होंने ब्लड का सैंपल लिया, तो इसके बाद इनको एक बहुत बड़ा कामयाबी मिल गया, बहुत बड़ा कामयाबी मिला। जब इन्होंने आरबीसी के अंदर इनके जो रेसस प्रजाति का जो बंदर लिया था, इसका जो ब्लड सैंपल लिया,
तो उस ब्लड सैंपल के आरबीसी के ऊपर इनको कुछ चीज मिला, जो इस तरह का चीज था। तो फिर इन्होंने क्या किया, और कई सारे जो रेसस प्रजाति के मंकी थे, बंदर थे, उसका ब्लड सैंपल लिया और टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो उनको ये चीज और मिल गया, बहुत सारे चीज मिला इस तरह का। तो इस चीज को इन्होंने नाम दिया RH फैक्टर, क्योंकि RH रेसस मंकी के नाम से लिया गया, RH यानी रेसस से। तो RH फैक्टर जो है वो रेसस से लिया गया, जो रेसस मंकी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसका ब्लड सैंपल से, तो इसलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा, जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर था। फिर इन्होंने क्या किया, कई सारे इंसान का ब्लड सैंपल लिया, उसका इन्होंने स्टडी किया। तो उसमें भी इनको कई सारे इस तरह का RH फैक्टर टाइप का मिला। तो एक्चुअली में जो RH फैक्टर इनको मिला कई सारे ब्लड सैंपल पे, वो रेड ब्लड सेल के ऊपर था, वो एक तरह का प्रोटीन था। तो जब ये दोनों रेड ब्लड सेल के ऊपर देखा RH फैक्टर, तो कई तरह के RH फैक्टर इनको मिला। लगभग में 50 से अधिक RH फैक्टर इनको आरबीसी के सरफेस पे मिला, जिसमें कि 5 RH जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मेडिकल साइंस में, जिसका इन्होंने नाम दिया एंटीजन डी, सी, स्मॉल सी, ई, स्मॉल ई, इस तरह से 4-5 इस तरह का है, और 50 से कई और ज्यादा जो है इस तरह के चीज इनको मिला। तो अब इन्होंने जब इसके आधार पे इन्होंने कुछ ग्रुपिंग करना शुरू किया, तो इसमें इन्होंने क्या लिया, इस 5 में से RH-D लिया, यह स्मॉल लिया जाता है RH-D, इसको कहा जाता है RH फैक्टर। अब देखिए बायोलॉजी में क्या होता है, कोई चीज जब होता है किसी के अंदर उसको पॉजिटिव कहा जाता है, और जो कुछ नहीं होता है उसको नेगेटिव कहा जाता है। तो इन्होंने जब कई सारे ब्लड का सैंपल लिया, इंसानों का ब्लड का सैंपल लिया, तो कुछ में ये RH फैक्टर नहीं पाया गया था, RH-D वाला, और कुछ में RH-D वाला जो ये फैक्टर था वो पाया गया था। तो इसी के आधार पे इन्होंने अब नई तरीके से ब्लड का ग्रुपिंग किया। तो यानी पहले से तो ABO सिस्टम इन्होंने बना चुका था लैंडस्टीनर ने, अब इनके साथ नया वैज्ञानिक और एक जुड़ जाते हैं, जिनका नाम ये था अलेक्जेंडर S विनेयर। अब इन दोनों ने मिलके एक नई तरीके से 1940 में ब्लड ग्रुप बनाया। अब देखिए जिसमें RH-D होगा उसको पॉजिटिव कहेगा, यानी ब्लड ग्रुप O RH पाया गया है पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप A, इसका मतलब एंटीजन A है, RH है तो A पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप B यानी एंटीजन B, जो कि पहले से जो लैंडस्टीनर ने कर दिया था ग्रुपिंग, जिसमें कि एंटीजन होता था, अब RH फैक्टर है तो B पॉजिटिव। AB यानी एंटीजन A, एंटीजन B और RH भी है तो AB पॉजिटिव। और बाकी ये जो निगेटिव देख रहे हैं वो O निगेटिव, यानी इसके अंदर RH फैक्टर नहीं है। A निगेटिव यानी एंटीजन A है और RH फैक्टर नहीं है। ब्लड ग्रुप B निगेटिव, इसका मतलब एंटीजन B है और इसके अंदर RH फैक्टर नहीं है। सेम AB निगेटिव, इसके अंदर एंटीजन A, एंटीजन B है, RH फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से नया ग्रुपिंग करके ये इन्होंने दुनिया को एक नई तरह से ब्लड ग्रुपिंग करके दिया। अब क्या हुआ इससे, अब इससे बहुत बड़ा क्रांति आ गया। अब इस सिस्टम से अगर लोगों को जब ब्लड चढ़ाना शुरू किया तो इनको कामयाबी मिल गई, यानी लोगों को जो डेथ हो रहा था लगातार
वो बंद हो गया। तो यानी ये दोनों महान साइंटिस्ट ने दुनिया में हो रहे लगातार मौतों को सिलसिला को रोक दिया। इसलिए इन दोनों साइंटिस्ट को एक बार नमन, जो इस तरह से दुनिया को अनंत मौतों को लगातार होने वाली सिलसिला को बंद कर दिया। अब देखिए वही वाली सिस्टम, राम है और श्याम है, दोनों का ब्लड चल रहा है। एक के पास ए निगेटिव है और एक के पास ए पॉजिटिव है। कौन किसको ब्लड देगा? तो देखिए यहाँ पे राम का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है और श्याम का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। कौन किसको ब्लड देगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए पॉजिटिव में RH फैक्टर है। तो मीन्स जो है वो कॉमन होना चाहिए, वही उसको ब्लड दे सकता है। यानी ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो यानी एंटीजन कॉमन है, तो यानी ए इसको ब्लड दे देगा। लेकिन ए पॉजिटिव जब इसको ब्लड देगा तो ये ए निगेटिव कहेगा भाई RH के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ पे इसको रखूंगा। तो इसलिए श्याम वाला ब्लड राम को नहीं दिया जा सकता है। तो इसी तरह से ब्लड का ग्रुपिंग किया गया और कौन किसको ब्लड दे सकता है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही एग्जाम में आता है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड का टाइप है कैन गिव, कैन रिसीव, यानी ये किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। ये जो है ए पॉजिटिव यानी खुद को ब्लड दे सकता है, यानी खुद जिस ग्रुप के ये खुद हैं उनको ये दे सकता है। ए पॉजिटिव को भी दे सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। ये ए पॉजिटिव में क्या होता है? एंटीजन ए। तो एंटीजन ए किसमें और हो सकता है? इसमें है, इसको ये दे सकता है। और इसके पास क्या है? RH है, और RH किसमें हुआ है? RH इसमें है, तो इसको भी दे सकता है। यानी जो इसमें है, जिसके पास ये दोनों होगा उसी को ये दे सकता है। हमेशा ब्लड ग्रुप में यही होता है। O पॉजिटिव, O पॉजिटिव क्या है? O पॉजिटिव। अब ये O पॉजिटिव किसको दे सकता है? इसके पास कुछ नहीं है, RH है, तो RH जिस में होगा उसको ये दे सकता है। यानी RH इस तीनों में, पॉजिटिव वाले में ही RH होगा, यानी A+ को दे देगा, B+ को दे देगा, AB+ को दे देगा। बस इसी को ये दे सकता है। और ले सकता है किससे? O पॉजिटिव खुद से ले सकता है और O निगेटिव से भी ये ले सकता है। ये डायरेक्ट आ जाओ भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ। B पॉजिटिव वाले यहाँ पे देख सकते हैं B पॉजिटिव। B पॉजिटिव में क्या है? B एंटीजन है। B एंटीजन किस किस के पास है? और साथ में इसके पास क्या है? RH भी है। ये दोनों किसके पास है? ये दोनों किसके पास है? AB के पास है, AB पॉजिटिव। बस इसी को ये दे सकता है और अपने आप को। तो यानी आप ये चीज देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है हमेशा ये डोनेट करेगा, पॉजिटिव वाले को ही डोनेट कर सकता है और ले सकता है निगेटिव वाले से भी। अब यहाँ पे ले सकता है किससे? किससे ले सकता है? ये B पॉजिटिव से ले सकता है और B निगेटिव से भी ये ले सकता है। यानी इसके पास B एंटीजन इसके पास है और B एंटीजन इसके पास भी है, तो इससे ये ले सकता है। O निगेटिव से बिल्कुल ले ही सकता है, O निगेटिव से और O पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव देखिए, AB पॉजिटिव के पास क्या है? दोनों तरह का एंटीजन है, एंटीजन A, एंटीजन B और RH फैक्टर भी है। तो यानी सारे चीज जो होता है ब्लड में सब कुछ इसमें है, और जिसके पास सब कुछ होगा तो वो सबसे ले सकता है। सारे के सारे जो मुझे दोगे आ जाओ भाई आ जाओ, यानी ये सबसे ब्लड ले सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल
एक्सेप्टर, यानी सबका ब्लड ले सकता है। कौन ले सकता है? AB पॉजिटिव। और जो ब्लड किसी को दे सकता है वो है O निगेटिव। O निगेटिव के पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो सबको दे देगा, भाई ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। तो इसलिए O निगेटिव ब्लड ग्रुप सभी को, एवरीवन, सभी को ब्लड दे सकता है। इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, यानी O निगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो एग्जाम में हमेशा ये दो चीज जरूर पूछता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। तो AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। O निगेटिव किसी से ब्लड नहीं ले सकता है, सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप वाले से ये ब्लड ले सकता है। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप का एक बहुत बड़ा कामयाबी मिल जाता है और लगातार मौतों का सिलसिला बंद हो जाता है ब्लड की वजह से। लेकिन आपको मैं बताऊं, इस सारे ब्लड ग्रुप के अलावा, यानी 4 निगेटिव और 4 पॉजिटिव, 8 ब्लड ग्रुप होता है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल ब्लड को देखा गया और वो बहुत ही अजीबोगरीब ब्लड होता है जिसे कहा जाता है गोल्डन ब्लड। यानी इस 8 ब्लड ग्रुप्स के अलावा और एक ब्लड ग्रुप होता है जिसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है। ये क्या होता है और क्यों होता है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इस तरह का जो ब्लड है वो पहली बार कब आया था? ये 1961 में पहली बार देखने को मिला, जब एक ऑस्ट्रेलिया की एक महिला थी, वो गर्भवती थी। जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ी। जब डॉक्टर ने इसका ब्लड का सैंपल लिया और इसकी ब्लड का जांच हुआ तो डॉक्टर ने ब्लड को देख के काफी हैरान हो गया। हैरान इसलिए हुआ कि इसके ब्लड में जो देखा गया वो बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब RH सिस्टम पे काम किया गया तो कई तरह के इसके ऊपर में RH फैक्टर देखा गया, यानी 50 से बहुत ज्यादा एंटीजन इसके ऊपर देखा गया। उसमें से 5 एंटीजन जो था वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। उसमें से जो एक एंटीजन D है, वो जनरली जो 8 ब्लड ग्रुप होता है उसमें से एंटीजन D के आधार पे जो अभी का ब्लड ग्रुप था उसको क्लासिफाइड किया गया। लेकिन कई सारे एंटीजन उसके ऊपर और होता था RH सिस्टम के अंदर, जो कि चाहे किसी के अंदर RH फैक्टर पॉजिटिव हो या RH फैक्टर निगेटिव हो, लेकिन इस RH सिस्टम के ऊपर जो होने वाला जो बाकी जो फैक्टर होता था 50 से अधिक, वो पाया जाता है सभी के ब्लड के अंदर। यानी जिसका RH निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन RH सिस्टम वाला जो और बाकी एंटीजन 50 से अधिक होता है वो पाया जाता है। लेकिन जब इस महिला के ब्लड में देखा गया, RH सिस्टम का कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया था। तो इट मीन्स ये बिल्कुल अलग ब्लड ग्रुप हो गया। किसी का ब्लड इसको चढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर RH फैक्टर वाला होना चाहिए 50 से ऊपर जो कुछ होता है। डॉक्टर हैरान हो गया, फिर दूसरा कोई ब्लड चढ़ाया, ये ब्लड इसको सूट नहीं किया और इस महिला का डेथ हो गया। बाद में दुनिया में कई सारे लोगों का जब ब्लड का सैंपल लिया गया, तब उसमें कुछ लोगों में देखा गया कि इस तरह के ब्लड भी पाए जाते हैं। यानी इस तरह के ब्लड में, यानी गोल्डन ब्लड के अंदर RH सिस्टम के 61 संभावित एंटीजन की कमी पाई जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गोल्डन ब्लड उन लोगों के शरीर में होता है जिनका RH फैक्टर नल होता है, यानी RH फैक्टर नहीं होता है,
इसलिए इसे RH नल भी कहा जाता है और गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सिर्फ 43 लोगों के शरीर में इस तरह का ब्लड मौजूद है। अभी तक का जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से दुनिया में सिर्फ 43 लोगों के पास गोल्डन ब्लड मौजूद है और 9 लोग ही हैं 43 में से जो कि एक्टिव डोनर है, ब्लड को डोनेट करता है। तो यानी इस तरह के जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उसके लिए काफ़ी खतरा बना रहता है। अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो दुनिया के अलग देशों से मंगाना पड़ता है, क्योंकि 43 लोग केवल एक ही जगह नहीं है, दुनिया के अलग अलग देशों में हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनको लाना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल होता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।